दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 1995 में आई तमिल मूवी बॉम्बे। फिल्म की शुरुआत होती है शेखर नारायण पिल्लई से, जो 2 साल बाद बम्बई से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गाँव आया है। उसका गाँव तमिलनाडु के एक समुद्र तट पर बसा था। तभी वहाँ उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो बुरखे में थी। शेखर के पिता नारायण पिल्लई एक रूढ़िवादी सख्त हिंदू ब्राह्मण है। वो तो शेखर को बाहर पढ़ने भी नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन शेखर के सामने उनकी एक ना चली। शेखर बम्बई जाते वक्त बोल गया था कि वो कभी का वापस नहीं आएगा, लेकिन 2 साल बाद घर की याद उसे वापस ले ही आई। वो अपने पिता से कहता है कि वो आगे जर्नलिज्म की पढ़ाई करना चाहता है। शेखर की ये बात सुन के उसके पिता कहते हैं कि अब आगे उसकी पढ़ाई का खर्च पूरा करने के लिए उसके पास फिजूल पैसे नहीं है। शेखर भी उनसे कहता है कि मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बम्बई में प्रेस में नौकरी मिल गई है, उसी से मैं अपने पढ़ाई का खर्च पूरा करूंगा। अब उसके पिता को शेखर की ये बात भी अच्छी नहीं लगती कि उसके बेटे को अब अपनी पढ़ाई के लिए उसके बाप की जरूरत नहीं। इस बात से वो नाराज है। उन्हें तो बस इस बात की चिंता है कि कहीं शेखर बम्बई में किसी अलग धर्म के लड़के के प्यार में ना पड़ गया हो। वो अपने बेटे को समझाता है कि हम सिद्धांतवादी लोग हैं, गाँव में हमारा बड़ा सम्मान है। वो एक तरह से शेखर को धमकाता है कि अगर वो किसी लड़की की वजह से बम्बई में रहना चाहता है तो अच्छा नहीं होगा। अगले दिन शेखर और उसकी छोटी बहन एक मुस्लिम शादी में जाते हैं। दरअसल शेखर के पिता आज शहर गए थे, इसलिए उसकी बहन के साथ उसे आना पड़ा। उसे लगा था कि वो इस शादी में बोर हो जाएगा। तभी शादी में उसकी नजर वही लड़की पर पड़ती है जिसे उसने गाँव आते समय देखा था। वो उस लड़की को देखता है और देखते ही रह जाता है। उसकी नजर उससे हटती ही नहीं। और अगले दिन शेखर अपने एक पुराने दोस्त के साथ उसी लड़की की तलाश में मुसलमानों की बस्ती में जाता है। शेखर के दोस्त को डर था कि अगर वहाँ के लोगों को पता चल गया कि वो लड़की के चक्कर में वहाँ खड़े हैं तो वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ कुछ लड़कियाँ अपने कॉलेज से वापस आती है। वो सब बुरखे में थे। शेखर को ये पहचानना मुश्किल था कि उनमें से वो लड़की कौन है। तभी उनमें से एक लड़की शेखर को पलट के देखती है। ये देख के शेखर समझ जाता है कि वो वही लड़की है। वो उसके साथ उसका लाल बस्ता भी देख लेता है। वो साइकिल लेके उसके पीछे लग जाता है और उसके सामने खड़े होके उसका नाम पूछता है, लेकिन वो लड़की तो घबरा के अपने घर ही भाग जाती है। अगले दिन फिर से शेखर बस स्टैंड के बाहर उसी लड़की का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो लड़की बस से उतरने से पहले अपना लाल बस्ता अपनी सहेली को देके उसका बस्ता खुद लेती है। जब शेखर उन दोनों को बस से निकलते देखता है तो लाल बस्ता देखकर उनका पीछा करके उस लड़की की सहेली को अपने फीलिंग्स बता देता है। लेकिन ये सुन के वो लड़की रोने लगी और शैला बानो करके चिल्लाने लगी। तभी वहाँ शैला बानो आके अपने सहेली को वहाँ से लेके जाती है। और इसी अफरा तफरी में शेखर को लाल बस्ते वाली लड़की का असली नाम शैला बानो है ये पता चल ही गया और वो ये जान के बहुत खुश होता है। आजकल शेखर की किस्मत भी उसका बहुत साथ दे रही है, क्योंकि शैला बानो तो उसकी छोटी बहन की कॉलेज फ्रेंड ही निकली। एक दिन शैला उसकी बहन की कॉलेज के नोट्स मांगने घर आती है। तभी शेखर उसे वहाँ अपने घर में देख लेता है। अब उसे भी लग रहा था कि शैला भी उसे पसंद करती है और अगले ही दिन वो बुर्का पहनकर शैला से मिलने चला जाता है और मौका मिलते ही उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ कर आऊंगा, क्या तुम भी आओगे मेरे लिए? मैं तुम पे जान छिड़कता हूँ, मैं कल किले पे तुम्हारी राह देखूंगा, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो वहाँ जरूर आना। शैला भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। ये सब उसके लिए बहुत ही नया था। वो इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसके पास अपने दिल का सुनने का यही एक मौका था। अगले दिन का मौसम बहुत ही खराब था। तेज हवा और बारिश आ रही थी। ऐसे में शैला अब चाहती भी तो कैसे, पर उसके पास यही मौका है। अगर वो आज नहीं गई तो शेखर फिर वापस नहीं आएगा। और जैसे जैसे वो शेखर के पास उस किले पर पहुंच जाती है, इसका मतलब दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। शेखर के लिए यही काफी था कि शैला भी उससे प्यार करती है। अब उनके बीच कोई नहीं आएगा। अगले दिन शेखर शैला के पिता बशीर अहमद से अपने और शैला की शादी की बात करने जाता है, पर बशीर अहमद एक कट्टर नमाजी मुसलमान है। वो ईंटें बनाने का काम करता है। वो तो अपने बेटी का निकाह किसी और धर्म में करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो शेखर की बात सुन के उसे लात मार के उसे वहाँ से जाने कहता है और उसे धमकाता है कि वो उसकी बोटी बोटी कर देगा। उनका खून अलग है, ये कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन शेखर भी उन्हें कह के जाता है
कि वो जरूर मिलेंगे। आगे घर आने के बाद जब शेखर अपने पिता को ये बात बताता है तो वो शॉक हो जाते हैं। वो तुरंत ही अपने बड़े बेटे के साथ बशीर के घर जाते हैं। अब नारायणन और बशीर में बहुत बहस होती है। एक तो बशीर मुसलमान, दूसरी जात का, उसकी हैसियत भी नहीं मिलती। इन दोनों में बहस इस हद तक बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को मारने पर उतर आते हैं। झगड़े में नारायणन उसे कहता है कि पढ़ा लिखा अमीर लड़का क्या देखा कि उसे फंसा लिया, तो बशीर भी उसे कहता है कि हमने हमारी बेटी पढ़ने क्या बेच दी, कुत्तों की तरह तुम लोग पीछे पड़ गए। दोनों भी सुनने वाले नहीं थे। आखिर में नारायणन बशीर को धमका के वापस जाता है। जब वो घर आता है तो शेखर को बहुत कोसता है। कहता है कि आज तूने अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अगर तूने एक मुसलमान लड़की से शादी की तो गांव में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं पिछले 20 साल से इस गांव के मंदिर में ट्रस्टी हूँ। एक दिन भी मैं मंदिर जाए बिना नहीं रहता। मेरी सलाह के बिना मंदिर में कोई काम नहीं होता। इतना मान देते हैं मुझे। उत्सव के पहले मूर्ति पहले हमारे घर आती है, बाद में कहीं और जाती है। अब कोई क्यों मूर्ति लाएगा यहाँ, जब मेरा बेटा ही किसी मुसलमान से शादी करे। अपनी छोटी बहन की तो सोच, कौन करेगा इससे शादी। तब शेखर भी कहता है कि इसके लिए भी एक मुसलमान लड़का ही ढूंढ लेना। ये सुन के नारायणन को बहुत गुस्सा आता है। वो शेखर से कहता है कि तुझे जो करना है कर, पर मेरे मरने के बाद मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। वो शेखर को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन शेखर उनकी बातों में नहीं आता। वो उनसे कहता है कि तुम्हारे मरने तक का इंतजार मैं नहीं कर सकता। वो आगे उनसे कहता है कि वो बम्बई जा रहा है और फिर कभी वापस नहीं आएगा। शला भी ट्रेन को जाते हुए देख रही थी। उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, शेखर अब कभी वापस नहीं आएगा। उसका दिल टूट जाता है। पर उसी शाम शला की सहेली उसके घर आती है और चुपके से उसे एक चिट्ठी देती है जिसमें शेखर के बम्बई का पता और रेलवे का टिकट है। पर उस चिट्ठी की खबर किसी तरह से उसके पिता बशीर को चलती है। वो गुस्से में शला को बहुत ही बुरा भला कह के उसे बहुत मारते हैं। वो आगे उसे कहते हैं कि वो अगले 10 दिन में अपने पसंद के लड़के से उसका निकाह कर देंगे। ये सुन के शला का गाँव में रुकना मुश्किल हो गया था और वो उसी रात गाँव से भाग जाती है। अगले दिन वो बम्बई पहुंचती है। बम्बई में वो सिर्फ शेखर को जानती थी। वो उसी के भरोसे वहाँ आई थी। शेखर भी स्टेशन पे उसी का इंतजार कर रहा था। वो शला को देख के बहुत खुश होता है। वो दोनों वहाँ से फैमिली कोर्ट जाके शादी कर लेते हैं और शेखर अपने 2 दोस्तों को शादी का गवाह बनाता है। अब शेखर बम्बई में जिस घर में रहता था वहाँ के मकान मालिक ने तो वो मकान उसे पंडित होने की वजह से किराए पर दिया था, लेकिन जब उन्हें शेखर की पत्नी का नाम पता चला तो उनके चेहरे ही उतर गए। लेकिन शेखर वहाँ बात को संभाल लेता है। अगले दिन शला अपनी शादी की खबर चिट्ठी के जरिए अपने घर भेजती और जब वो चिट्ठी डालने गई थी तभी वहाँ वो एक हिंदू धर्म का जुलूस जाते हुए देखती है। वो जुलूस बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने से पहले निकाली हुई एक रथ यात्रा थी। थोड़े दिनों बाद गाँव से शेखर के घर से एक चिट्ठी आती है जिसमें शेखर के पिता ने शला के खिलाफ बहुत ही उल्टी सीधी बातें लिखी थी। ये पढ़ के शेखर वो खत फाड़ के वहाँ से चला जाता है। जब शला उस खत को जोड़ के पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि मुझे समझ आ गया कि तुझे शादी की क्यों जल्दी थी। चिट्ठी के साथ 1000 रुपए भेज रहा हूँ। अच्छे अस्पताल में जाके पाप को मिटा के उसे उसके मायके भेज दो। ये पढ़ के शला बहुत ही दुखी होती है। यहाँ गांव में एक दिन नारायणन बशीर के पास जाके कहता है कि वो ईंटों का ऑर्डर देने आया है, हमें पूरी लॉरी भर के ईंटें उत्तर प्रदेश भेजनी है। तो बशीर कहता है कि क्या वहाँ ईंटें नहीं मिलती। तो नारायणन भी उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि तुम बेफिजूल की बातें मत करो, सिर्फ बताओ कि ईंटें कब मिलेगी और ईंटों का दाम क्या होगा। तो बशीर कहता है कि एक ईंट 85 पैसे की और लॉरी के 2000 रुपए। तो नारायणन उसे 1000 रुपए एडवांस देके कहता है कि हर ईंट पर राम नाम छपा होना चाहिए। ये सुन के बशीर नारायणन के मुंह पे उसके एडवांस पैसे फेंक के उसे मारने जाता है और यहाँ दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता है। धीरे धीरे समय के साथ शला भी बम्बई के रंग में रंग जाती है। शेखर भी वहाँ एक जर्नलिस्ट हो गया है और आज उसका प्रमोशन हुआ है। शला भी शेखर को बताती है कि वो माँ बनने वाली है। गांव में जब दोनों पिता को इस बात का पता चला तो वो इस बात पर भी झगड़ा करने लगे कि वो अपने होने वाले नाते पुत्रों को कौन से धर्म में बड़ा करेंगे। एक उसे शिवमयी माँ पढ़ाना चाहता था और दूसरा उसे 5 वक्त का नमाजी बनाना चाहता था। बाद में जब बशीर के घर वाले होने वाले बच्चे के लिए सरफाजा यानी कोई रस्म निभाने के लिए नारायणन के घर आते हैं तो शेखर की माँ उन्हें अंदर बुलाने के लिए जरा हिचकिचाती है, पर नारायणन उन्हें अंदर आके रस्म करने के लिए कहता है। इधर बम्बई में शैला को 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और अब उनकी शादी को 6 साल हो चुके थे। उनके बच्चे भी बड़े हो रहे थे और वो सब बम्बई में बहुत खुश थे।
लेकिन उस वक्त राम मंदिर आंदोलन जोरों पर था और कुछ दिनों बाद वो दिन आ ही गया जब बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, जिसके बाद बम्बई में अचानक दंगे शुरू हुए। उस वक्त शेखर और शैला अपने 2 बच्चों के साथ घर के बाहर थी और वहाँ के दंगा करने वाले लोगों ने उनके बच्चों को पकड़ लिया। वो उन दोनों को उनका धर्म पूछते हैं। दोनों भी बच्चे कहते रहे कि वो हिंदू और मुसलमान दोनों है। इससे पहले कि वो उन पर केरोसिन डाल के आग लगा पाते, पुलिस वहाँ आ गई और शैला और शेखर भी वहाँ आके अपने बच्चों की जान बचा लेते हैं। पर उस दंगे में कई लोगों की जान चली गई। बम्बई दंगों में चल रही थी, कई मासूम लोग इसमें मारे गए। आम लोग जिन्हें बस 2 वक्त की रोटी, एक नौकरी और रहने के लिए एक सम्मानजनक घर चाहिए था, वो भी इन दंगों में पिस गए। यहाँ शेखर के बच्चों की रातों की नींद उड़ गई। उन्हें सपनों में दंगे दिखाई देते थे और ये सब ऐसे ही आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। जब गांव में नारायणन को पता चला कि बम्बई दंगों में चल रही है, तो वो अपने बेटे की खैरियत जानने बम्बई आते हैं। यहाँ बाप बेटे अपनी शिकायतें एक दूसरे से दूर करके गले मिलते हैं। नारायणन जब अपने दोनों पोतों को देखता है तो उन्हें उनके नाम पूछता है। जब उसे पता चलता है कि एक का नाम कबीर नारायणन और दूसरे का नाम कमल बशीर है, तो वो खुशी से उन्हें अपने गले लगा लेता है। नारायणन के वहाँ आने से सब लोग बहुत खुश थे। अब वो शैला से भी नाराजगी दूर करके उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगता है। इधर शेखर भी अपने जर्नलिस्ट का काम करते हुए वहाँ की पुलिस और वहाँ के आम आदमियों का इंटरव्यू ले रहा था। जब वो वहाँ के लोगों की परेशानी सुनता है तो वो बहुत ही दुखी और परेशान हो जाता है। कुछ दिनों बाद शैला के पिता बशीर भी अपनी पत्नी के साथ बम्बई अपने बेटे दामाद की खैरियत लेने आते हैं। अब बशीर और नारायणन की धार्मिक कट्टरता अपने बच्चों और नाती पोतों की वजह से कम होने लगी थी। लगता है जैसे सब ठीक हो रहा है, पर बम्बई अभी भी शांत नहीं हुई। रोज कहीं न कहीं कुछ घटनाएं हो ही रही है। वहाँ के राजनेता और धार्मिक लोग इन दंगों को उकसाने में लगे हैं। दोनों का कहना है कि शुरू तो हमने नहीं किया, दोनों भी अपनी अपनी सफाई देने में लगे थे। आखिरकार बम्बई में दंगे फिर से शुरू हो गए और इस बार वो पहले से भी भयानक थे। लोगों के घर जला दिए गए। लोगों में धार्मिक कट्टरता इतनी बढ़ गई थी कि शेखर के प्रेस में काम करने वाले हिंदू और मुस्लिम दोस्त भी आपस में लड़ने लगे थे। इसी तरह के एक दंगे में नारायणन फंस जाता है। जब एक मुस्लिम गैंग नारायणन को उसका धर्म पूछते हैं, तभी ऐन मौके पर बशीर वहाँ आके नारायणन को अपना बड़ा भाई बता के उनकी जान बचा लेता है। एक तरफ इन दोनों कट्टर धार्मिक संधियों में दुश्मनी कम हो रही थी और दूसरी तरफ बम्बई और तेजी से चल रही थी। इसी दंगों में शेखर के घर को भी आग लगा दी गई। शेखर किसी तरह से शैला और अपने दोनों बच्चों को घर से बाहर निकलता है, पर इससे पहले कि वो अपने पिता और सास ससुर को बाहर निकलवाता, वहाँ घर में का सिलेंडर फट गया और दोनों समधियों की वही मौत हो गई। यहाँ घर के बाहर भी दंगे चल रहे थे। लोग जान बचाकर यहाँ वहाँ भाग रहे थे और इसी अफरा तफरी में दोनों बच्चे शेखर और शैला से अलग हो जाते हैं। पूरे दिन शेखर और शैला अपने बच्चों को पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे। अगले दिन वो अस्पताल में लाशें भी देखने जाते हैं। उन जले हुए छोटे बच्चों की लाशें देख के उनमें अपने बच्चों को पहचानना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था, पर उनके बच्चे वहाँ भी नहीं थे। धीरे धीरे बम्बई शांत होने लगी। मुसलमानों ने हथियार उठाने वाले मुसलमानों का विरोध किया और उन्हें रोका और हिंदुओं ने भी तलवार पकड़ी हिंदुओं को रोक दिया। वहाँ के आम लोग चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान एक साथ आके उन्हें रोकते हैं। यहाँ 2 दिनों तक शेखर और शैला को उनके बच्चे नहीं मिले थे। उन्होंने उम्मीदें भी छोड़ दी थी, पर इंसानियत अभी भी जिंदा थी। दोनों बच्चे सही सलामत थे। दरअसल एक किलर ने एक बच्चे को पेड़ में से बचा के अपने पास हिफाजत से रखा था, जबकि दूसरा बच्चा वहाँ के बस्ती के एक झोपड़ी में छुपा हुआ था। आखिर में दोनों बच्चे अपने माँ बाप को मिल ही जाते हैं, लेकिन सबकी किस्मत ऐसी नहीं थी। इन दंगों में कई लोगों ने अपने लोगों को खोया, अपने घर को खोया और जिंदा रहे लोगों के मन में भी इन दंगों का खौफनाक मंजर मरते दम तक रहेगा। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।